नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। जिन लोगों की अच्छी चल रही है तो उनकी अच्छी बात है। जिनकी नहीं चल रही है वो अपनी तैयारी को और बेहतर करें। मैं आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक नई सीरीज लेकर के। जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, संवैधानिक विकास पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। क्वेश्चंस, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं और वो कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं ना कहीं पूछे नहीं गए होंगे, जरूर पूछे गए क्वेश्चन है। और पिछली वीडियो पर जितने 50 क्वेश्चन की सीरीज कराई थी मैंने, उसको बहुत सारा प्यार दिया लोगों ने। और उसमें से अभी पीछे रिसेंटली आरपीएफ का जो एग्जाम देकर के आए, 2 से 3 क्वेश्चन आए भी हैं। आप देख लेना, उससे मिला लीजिएगा। अभी आपको करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ सुनना है अच्छे से। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और उसके से रिलेटेड जो मैं फैक्ट बताऊंगा उन पर ज्यादा ध्यान देना है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे। और आज इसके बाद इसका संवैधानिक इतिहास ये खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टेप बाय स्टेप का आर्टिकल्स पढ़ाएंगे। पहला आर्टिकल संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वो बता दिया जाएगा। फिर दूसरे में भाग में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में क्या होगा कि डीपीएसपी है, पांचवे में मौलिक कर्तव्य में है। फिर ये चलता रहेगा आगे, सब चीजें चलेंगी। चारे में क्या क्या है, ठीक है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन के फैक्ट भी आप साथ के साथ नोट करते रहना। देखिए, मैं पेन ले लूं एक बार। कहाँ गया पेन? ये रहा। ये नहीं चल रहा। कंटिन्यू टू ट्राई आउट, ठीक है। चलिए, देखिए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। देखिए, मूल संविधान में हमारे में कुल कितनी अनुसूचियां थी। मैं बताता हूँ, 395। जब मूल संविधान से मतलब है, क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले कि मूल संविधान, तो समझ आना कि जो संविधान हमारा बना था उस संविधान के टाइम पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। तो उसमें कितनी थी, कुल 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद। ठीक है, 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद। हाँ, ठीक है। चलिए, ठीक है। यहां पर ऑप्शन में दिया हुआ है आपका 8, 10, 12 या 14। तो आपका कितना कितना ऑप्शन आएगा मूल संविधान में? अभी मैंने बताया आपको कितना, 8। कलर चेंज कर लेते हैं हम इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। अगर मूल संविधान पूछेगा तो मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले। यहां पर देख लेना, अगर यहाँ वर्तमान लिखा हुआ है तो आपको राइट करके आना है 12 अनुसूचियां, और अगर यहाँ पर लिखा होता मूल संविधान तब आपको 8 अनुसूची करके आना था। चलिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। संविधान की अनुसूची नहीं बोल रहा, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो उसके वो चेयरमैन थे। तो उस प्रारूप समिति में जो प्रारूप बनाया गया था, ड्राफ्ट जो बनाया गया था, उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी उसके बारे में पढ़ेंगे। हम संविधान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर इस वर्ड से ही आपको पकड़ना है, प्रारूप संविधान। तो आपको पता होगा उसमें 6 अनुसूचियां थी और 7 कमेटी बनी हुई थी। मैंने बताया था 7 लोग थे इस प्रारूप समिति में। कौन कौन से थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और DD खेतान और बहुत सारे थे। मैंने पहले पिछली वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपको बता चुका हूं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 6। अब आता है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन संविधान के किस आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 368।
अगर संविधान में कुछ भी बदलाव करना है तो हमें अनुच्छेद 368 के द्वारा हमें संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 368, तो इसके द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सा था? देखिए, पहला राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला, क्योंकि पहला संविधान संशोधन जो हुआ उसी से हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 8 तो पहले मूल थी, 9वीं इसमें जोड़ी गई। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी 9वीं अनुसूची कहां से जोड़ी गई? मूल संविधान में संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद पहला संशोधन था ये, 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित है। और अन्य कानून भी ऐसे हैं। एक्चुअली इस 9वीं अनुसूची में ना, इसमें 9वीं अनुसूची में हम उन विषयों को रख देते हैं जिन पर न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, वो आप उनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करा सकते उनका। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं करा सकते। किसमें? जो 9वीं अनुसूची में है। इसमें क्या क्या है? भूमि सुधार, दूसरा आ जाएगा आपका अन्य कुछ कानून, अन्य ऐसे कानून जो परिवर्तन नहीं है या जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। चलिए अगला 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 52वां संविधान संशोधन द्वारा बताइए कौन सी अनुसूची को शामिल किया गया? 11वीं, 9वीं, 10वीं? 10वीं अनुसूची। ये दल बदल कानून से संबंधित है। कौन सा? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए। और 11वीं किससे संबंधित है? 9वीं तो मैंने बता दी अभी। 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज। बारहवीं किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची बताइए। 12वीं अनुसूची न्यायपालिका, नगर पालिका, सॉरी, नगर पालिका। 12वीं नगर पालिका, 11वीं पंचायती राज, 10वीं दल बदल विरोधी कानून, और 9वीं भूमि सुधार। ठीक है, अब मैं सभी का बता देता हूं। ये पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला संविधान संशोधन। ठीक है, ये 10वां, ये अभी इसमें लिखा हुआ ही है 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो अब आपको कई सारे क्वेश्चन बन गए होंगे कि 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप राइट आंसर कराएंगे पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है, तो आप लिख देंगे न्यायपालिका। फिर 10वां किससे संबंधित है, सॉरी 52वां किससे संबंधित है, तो आप लिख देंगे दल बदल विरोधी कानून। एक्चुअली क्या है कि पार्टी जो दल बदल कर लेती है ना, कोई मेंबर किसी पार्टी का किसी अदर पार्टी में चला जाता है, जीत करके आया किसी और पार्टी से और दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसकी क्या होती है कि सदस्यता खत्म हो जाती है। तो वो ये है दल बदल विरोधी कानून। जैसे कोई एमपी चुन करके गया बीएसपी या बीजेपी से या कांग्रेस से, और वो पहुंच जाए बीजेपी या अदर किसी पार्टी में, तो उसकी क्या सदस्यता खत्म की जाती है। तो वो कौन सा है? ये दल बदल विरोधी कानून। ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इससे रिलेटेड। और 9वां भूमि सुधार मैंने बता दिया था। भूमि सुधार क्या था कि भूमि को रखा गया था किसमें? फंडामेंटल राइट में। ठीक है, अब जब फंडामेंटल राइट था, ये आर्टिकल शायद 31 उसी में है, तो इसको अब तो हटा करके 300 के में जोड़ दिया। तो क्या था कि सरकार को विकास करने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है, कहीं से रोड निकालना है, कहीं से कुछ निकालना है, तो अब क्या कर दिया, उसको उस मूल अधिकार से हटा करके अब इसको संवैधानिक अधिकार कर दिया गया। ठीक है, वैधानिक अधिकार, यानी एक
आपको कंपनसेशन दिया जाएगा, उसके आधार पर आपकी जमीन को एक्वायर कर सकती है गवर्नमेंट। तो वो किसमें है? हमारा 9वीं अनुसूची में, और ये पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता इसका। चलिए अगला, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अभी बताया मैंने, 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर हो जाएगा 11वीं। अभी 1 मिनट पहले ही बताया था मैंने। 9वीं का मैंने बता दिया, 10वीं दल बदल से, 11वीं इससे। और अगर आ जाए 74वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई, तब आपको लगाना है 12वीं। ये नगर पालिका से है, नगर पालिका नगर निगम निकाय चुनाव होते हैं ना, नगर पालिका नगर निगम वगैरह के चुनाव होते हैं, तो वो हमारा 72वीं अनुसूची। और 73 11वीं की कौन सी मैंने बताया था? 11वीं का पंचायती राज, गांवों में प्रधानी का इलेक्शन होता है ना, पंचायती राज, तो वो 11वीं अनुसूची है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? सेकंड अनुसूची, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो किससे संबंधित है दूसरी अनुसूची? किससे संबंधित है? देखिए अनुसूची आप याद करते रहना, मैं बता भी दूंगा एक एक करके, सारी अनुसूची आगे लिखा दूंगा, लेकिन अभी आप ध्यान दो। देखिए जो दूसरी अनुसूची है ना, उसमें क्या है? राष्ट्रपति, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, एससी, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश यानी जज, और हाई कोर्ट के जज, जज, इन सभी या और भी बहुत सारे जितने भी हाई नियंत्रक और कैग, सीएजी, उनका सभी का वेतन कहां पर है? दूसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये। चलिए अब आता है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? देखिए पहला आर्टिकल भी पहला, भारत राज्यों का संघ होगा और इसके क्षेत्र ये होंगे, तो वो आर्टिकल 1 कहता है। सेम ऐसे ही क्या किया गया है कि अनुसूची जो 1 है ना, उसको रख दिया गया है क्या, कि भारत और उसका, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख हमारा पहली अनुसूची में बोला गया है। आप पहली अनुसूची को पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पहली में क्या है। दूसरी में मैंने अभी बताया था क्या, वेतन भत्ते, ठीक है। तीसरी में मैंने अभी बताया नहीं बताया, शपथ एवं प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान, राष्ट्रपति वगैरह की शपथ, जजों की शपथ वगैरह, वो किसमें? तीसरी में। और चौथी में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या ये अलग परिषद, ये इसी में, चौथी अनुसूची में। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारी, भारत के नियंत्रक सीएजी एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन भत्ते के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? मैंने अभी बताया था किस अनुसूची में है, दूसरी अनुसूची। जहां पर भी दूसरी अनुसूची हो वो राइट आंसर कर देना आप, दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, अनुसूची के क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा फिरा देगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और से आएंगे, क्वेश्चन यही होंगे, इनकी लैंग्वेज थोड़ा अपना चेंज कर सकता है, आगे पीछे कर देगा, कभी अनुसूची को ऊपर दे देगा, ऑप्शन जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है वो नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो यही है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, मैंने अभी अभी बताया था, तीसरी अनुसूची ये रट लो, 12 अनुसूची है, ज्यादा अनुसूची नहीं है। 12 अनुसूची अगर आप लोगों ने रट लिया ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 क्वेश्चन तो उन्हीं में से आ जाते हैं। कई बार अनुसूची पूछ लेता है, कई बार भाग पूछ लेता है, और पहले से 5 तक के भाग तो पक्के याद होने चाहिए सभी को। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसको क्या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी जल्दी में कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, तो भाग 3 मूल अधिकार को। भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 केंद्र की
पालिका, हालांकि 5-4 में वो भी है हमारा मूल कर्तव्य, जो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़े गए थे, ठीक है ना। सॉरी 86वां नहीं, 76वां या 76वां कौन सा था, देख लेना एक बार, मैं बता दूंगा। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे, मैंने बताया था तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान, इनकी शपथ और प्रतिज्ञान यहीं पर है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये चौथी अनुसूची, फोर्थ, ये थर्ड, ठीक है। भाषा, भाषा यहाँ ये गलत मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन सेकंड, ठीक है, तो कर लेना ये। संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है, अभी बताया था मैंने, चौथी, टिक कर दो आंख बंद करके, यही राइट आंसर है, घुमा देगा क्वेश्चन बस। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है, तो वो बेटा कौन सा है हमारा, छठी अनुसूची, छठी अनुसूची का संबंध इसी से है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो राजभाषा कौन सी में है पता है किसी को, बताइए, मैं पानी पी लूं इतना। बताइए, 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। देखिए 7वीं अनुसूची को तो सब जानते हैं, 7वीं का संबंध किससे है, किससे, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ठीक बेटा, राज्य सूची, और फिर आगे आता है एक दूसरा केंद्र सूची, ठीक है। समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची या केंद्र सूची कह दो इसको, संघ सूची कह दो या केंद्र सूची कह दो, चलो संघ सूची लिखे देते हैं हम इसको, संघ सूची, ठीक है। समवर्ती सूची में वो विषय रखे गए हैं जो जिन पर राज्य और दोनों मिलकर के काम करेंगे, वो समवर्ती सूची का पार्ट है। राज्य सूची में वो विषय आते हैं जिसमें केवल राज्य का ही इंटरफेयर होगा, वो राज्य सूची के विषय हैं। और संघ सूची में किसका आता है, जिसमें केवल केंद्र का इंटरफेयर होगा, वो केंद्र के विषय आते हैं। जैसे केंद्र का विषय कौन कौन सा आता है, रेलवे स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता, वो केंद्र का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, रेलवे, या फिर डिफेंस, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आता है, ठीक है। पुलिस, किसी राज्य की पुलिस है तो वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है। खेती, जमीन, वो राज्य सूची का विषय है। समवर्ती सूची में कौन कौन सा आता है, शिक्षा, शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, ठीक है, हेल्थ, हेल्थ लिखे देते हैं, हेल्थ। अभी कोविड का टाइम पीरियड चला ना, तो कोविड के टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम कर रही थी, तो वो समवर्ती सूची का, तो ऐसे विषय जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के काम करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो किसका आता है, वो आता है हमारा समवर्ती सूची का विषय। और जिस पर केवल राज्य काम करे तो वो किसका विषय है, राज्य सूची का, और जिस पर केवल केंद्र काम करे तो वो केंद्र सूची का। इसमें अलग अलग विषय बांट दिए गए हैं, तो वो याद कर लेना। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, 22 भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं ये, 8वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची मैंने बताया था, भूमि सुधार और अन्य कानून, ऐसे कानून जिन पर न्यायिक पुनरावलोकन या हम जिनके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है, वो 9वीं अनुसूची, या ऐसे विषय जिनको हम दोबारा रिव्यू के लिए नहीं रख सकते। जैसे तमिलनाडु में आरक्षण का विषय है, ठीक है, तमिलनाडु में जो आरक्षण है दिया गया है ना, उसको आरक्षण करने के बाद में उसको किसमें, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, तो अब उस पर कोई विचार नहीं किया जा सकता, बन गया तो बन गया,
दैट्स इट, फाइनल है। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, मैं बता चुका हूं। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है, अभी अभी बताया, 8वीं अनुसूची भाषाओं के साथ। ठीक है, किसी अधिनियम को, ये अनुसूची के क्वेश्चन, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ 10 से 15 क्वेश्चन कराऊंगा अनुसूची के, शायद 20 भी हो जाए, तो देख लेना। उसके बाद फिर अनुच्छेद चलेंगे, 50 क्वेश्चन की सीरीज है, लेकिन ध्यान करना कि इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, अनुसूची से रिलेटेड, क्योंकि मैं सारी अनुसूची यहीं पर आपको पढ़ा चुका हूँ किसी ना किसी क्वेश्चन की फॉर्मेशन में। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखो वही क्वेश्चन आ गया, किस अधिनियम की, 9वीं अनुसूची। आरक्षण, तमिलनाडु का आरक्षण इसी में है, और भूमि सुधार मैंने बताया था, भूमि सुधार। ठीक है, तो देख लेना 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे चेंज करके आता है। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया, देखो वही आ गया कि किस राज्य के आरक्षण को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो तमिलनाडु राइट आंसर। तमिलनाडु में आरक्षण, एक्चुअली ये कहा गया है कि आरक्षण की सीमा जो है ना वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन तमिलनाडु या कुछ और राज्यों में ऐसा है कि वहां पर ये मायने नहीं रखता, ये चीजें वहां 50% से ज्यादा है। तो तमिलनाडु ने क्या किया है कि जो आरक्षित वर्ग है उनको आरक्षण देकर के क्या किया, 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। अब उस पर कोई कुछ भी करता रहे, अब कुछ नहीं होगा। आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना, ये कब बना था तेलंगाना, कई बार पूछ लेता है, 2 जून 2014, 2 जून 2014 को का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है। देखिए पहली बात, जब कोई नया राज्य बनेगा, कोई नया राज्य क्षेत्र होगा, तो उसके किस किस पार्ट में परिवर्तन होगा। देखिए नंबर 1 तो अनुसूची 1 में होगा। ठीक है, कई बार पूछ लेता है, वन लाइनर या वनडे एग्जाम में तो जनरली एक ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पीसीएस है या और पार्ट्स है तो उनमें क्या करेगा, ऑप्शन और भी दे देगा कि अगर किसी राज्य के, क्या कर रहे हैं हम, कोई नया राज्य बना रहे हैं तो कहां कहां पर संविधान, या कह सकते हैं संविधान के किस किस भाग में परिवर्तन होगा, तो कहां कहां पर परिवर्तन करना पड़ेगा। एक तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, लोकसभा की सीटों का बंटवारा वहां पर भी करना पड़ेगा, एक इसमें अनुसूची 1 में करना पड़ेगा, और अनुच्छेद 1 में भी करना पड़ेगा, और भी कई सारी ऐसी जगह है जहां पर हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो अनुसूची 1 आ जाएगा इसका। अनुसूची 7 किससे संबंधित है, अभी मैंने बताया था कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट की, और फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है। अनुसूची 9, 10 ये मैं बता चुका। ठीक है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। देखिए अगर हम किसी पार्टी से चुन करके आते हैं, यानी मैं या कोई भी, कोई एक पर्सन, एक नेता किसी एक अदर पार्टी से चुन करके आता है, वो कहाँ लोकसभा या राज्यसभा या कहीं अदर जाता है, वो होगा क्या कि उसकी जीत करके तो आया वो किसी एक पार्टी से, और वो उस पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, तो इसका मतलब है कि उसकी सदस्यता तभी खत्म हो जाएगी जब वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में गया, उसने पार्टी से त्याग पत्र दिया, क्योंकि वो जीत करके तो किसी और पार्टी से आया था। तो यही आधार है, और इसको क्या, इसी को बंद कराने के लिए पहले क्या होता था कि एक पार्टी से जीत करके आए दूसरी में चले गए, तो उसमें रोक लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1985 में, मैंने पीछे एक क्वेश्चन भी कराया था, तो उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई, ये वाला, ये राइट आंसर है। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल बदल विरोधी कानून को पारित करा दिया गया। ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है, पहले तो ये पता होना चाहिए। 5वीं किससे, 6ठी किससे। 6ठी अनुसूची हमारी जनजातीय क्षेत्र, जो हमारे एसटी ट्राइब के क्षेत्र है ना, खांसी उठ रही है थोड़ा। 6ठी अनुसूची हमारी क्या है, एसटी क्षेत्रों के लिए है। ठीक है, तो एसटी क्षेत्र में क्या कि वहां पर एसटी को कुछ रिजर्व राइट दिए गए हैं, अदर्स उनके उसमें नहीं जा सकते। जैसे आप जाएंगे
असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनमें जो एसटी लोग रहते हैं ना, तो उनको विशेष प्रिविलेज दे रखे हैं, बट मणिपुर में रहने वालों को नहीं दिया हुआ है एसटी को। ठीक है, यूपी में एसटी रह रहे हैं, उनको नहीं है। आप इन क्षेत्रों में जाएंगे ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके आप जैसे नगा है या ग्रेट अंडमानीज है या अदर्स हैं, तो आप उनके एरिया में नहीं जा सकते एसटी के उस एरिया में, जनरल पीपल्स, क्योंकि वो सामान्य लोगों से कट करके रहना पसंद करते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं, वो विकास की मुख्य धारा से अलग रहना, खैर अलग का विषय है वो, मैं बताऊंगा। परंतु अभी आप यहाँ इतना समझ लीजिए कि छठी अनुसूची किससे संबंधित है, पहले तो इसको ये जान लो, छठी अनुसूची किससे संबंधित है, एसटी क्षेत्र का प्रशासन, प्रशासन, ठीक है, छठी अनुसूची। और ये कहां पर लागू नहीं होती, मणिपुर पे, जो ऊपर 7 सिस्टर्स हैं ईस्ट में। ठीक है, संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची, हाँ बिल्कुल सही है, ये तो सुमेलित है। दूसरी अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार एवं कार्य, दूसरी में ये कहा है, दूसरी में तो क्या है, वेतन भत्ते हैं किसके, जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और कैग उनके, तो ये वाला नहीं है इसका राइट आंसर। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसमें केंद्र, सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन है। मैंने बताया नहीं था 3 लिस्ट है, कौन कौन सी, संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। तो क्या किया गया है, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, अलग अलग विषय दे दिए गए। तो ये है केंद्र राज्य शक्ति के विभाजन इनके बीच में। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून, आज आपको ये सारी अनुसूची रट जाएंगी, आप 2 से 4 बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर के, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है संविधान की 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में क्या है, कोई बताएगा 11वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं अनुसूची में क्या है, आवाज आ रही है हमारी, 11वीं अनुसूची में क्या है, मैंने बताया था, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका, केंद्र राज्य संबंध, 7वीं इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपको बता दूंगा, पंचायती राज, कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है, पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज हमारा 11वीं अनुसूची में है। किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, फिर से याद कर लो, 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। नगर पालिका किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम, और 2 हो गए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है, मैंने बताया था, रट जाओ, पहली संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित है, दूसरी वेतन भत्ते, तीसरी शपथ और प्रतिज्ञान, तीसरी तो बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार पूछी गई तीसरे कि राष्ट्रपति की शपथ कहाँ है, तो तीसरी अनुसूची में, ठीक है, तीसरी शपथ और प्रतिज्ञान, चौथी जो राज्य सभा की सीटें होती हैं उनका बंटवारा वगैरह जो भी होता है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन उनका, और 5वीं एससी एसटी का नियंत्रण कौन करेगा, 5वीं में, 6ठी में एसटी का प्रशासन, 7वीं में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, 8वीं भाषा, 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल विरोधी, 11वीं पंचायती राज, 12वीं क्या है, नगर पालिका, लिख लो एक आगे, मैं भी लिखवा देता हूं, पहले, ठीक है, लिखिए, पहली अनुसूची किससे, भारत संघ एवं राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित है। दूसरा पदाधिकारियों, मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, पदाधिकारी, पदाधिकारी कोई भी, कितने भी हों, बड़े बड़े, ये नहीं है छोटे छोटे कह रहा हूँ, बड़े जो मुख्य मुख्य पदों पर बैठे हुए हैं, जो भारत सरकार के हैं, जैसे कि कैग, सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बोल देते हैं उसको, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा क्या, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सांसद, ठीक है, राज्य विधानमंडलों के
पदाधिकारी, राज्यपाल, इन सभी के वेतन भत्ते के वेतन एवं भत्ते। ठीक है। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञान। प्रतिज्ञान किसकी शपथ और प्रतिज्ञान? राष्ट्रपति। ठीक है। और आपका ये जज वगैरह, इनके शपथ और प्रतिज्ञान इसी में है। तीसरा। चौथी राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे आवंटन जानते हो कैसे? आवंटन राज्यसभा में सीटों का आवंटन ऐसे कि इस पर्टिकुलर स्टेट, जैसे जो जनसंख्या के आधार पर होता है ना, कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 30, 31 सीट है। 31 सीटें हैं। ऐसे अलग अलग हो जाएगा। दिल्ली में कितनी है राज्यसभा की सीटें? लोकसभा की 7 और राज्यसभा की 1, शायद 1। ठीक है। 5वीं अनुसूची, ये अनुसूची लिखवा रहा हूं मैं। 5वीं अनुसूची किस? SC व ST क्षेत्र का नियंत्रण। ठीक है। 6ठी ST का प्रशासन। 7वीं केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य में शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन। ठीक है। 8वीं भाषा। 9वीं क्या आ जाएगी? भूमि सुधार एवं अन्य का ऐसे कानून जो भूमि सुधार एवं अन्य ऐसे कानून जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। में वाद योग्य नहीं है। योग्य नहीं है। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। चलिए, नौवीं होगी, 10वीं दिख रहा है ना? दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून से मतलब है कि कोई पार्टी का नेता दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। 11वीं अनुसूची का संबंध क्या है? कि पंचायती राज। पंचायती राज। ठीक है। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका। नगर पालिका से। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान कर लेना, 8 तो मूल थी, 9वीं जोड़ी गई, पहला संविधान संशोधन। सुनो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा रफी कर देता हूँ। ठीक है। कलर ले लेता हूँ दूसरा। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन, उसके द्वारा जोड़ी गई। ये 52वां संविधान संशोधन 52, ये 73वां, ये 74वां। ठीक है। बाकी की मूल थी। अब क्लियर हो गया होगा। चलिए हम वापस से अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत संविधान की अनुसूचियों में कौन से एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? सभी को बताया मैंने। पहली, तो आप इस पर टिक कराएंगे, पहली। ठीक है। अब फास्ट चलेंगे थोड़ा। भारत संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा, 8वें, 9वें, 42वें, पहले द्वारा। अभी बताया था मैंने, किसके द्वारा? पहले के द्वारा। ठीक है। दूसरा, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले कौन सी? पहली। तो आप किसको करेंगे यहाँ पर टिक? पहली अनुसूची को जरूर करना पड़ेगा। हालांकि संविधान ऐसा नहीं है कि केवल पहले ही अनुसूची में हम संविधान में संशोधन कर देंगे तो माना जाएगा, नहीं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ संशोधन होगा रवि, ना पता? क्यों? अनुच्छेद 1 में ना होगा उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फिर राज्यसभा की सीटों का आवंटन, उसमें भी तो होगा।
अभी मैंने बताया था चौथी में भी संशोधन करना पड़ेगा। खैर वो पीसीएस लेवल का हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही सही वर्णित करता है? मैंने बताया था अभी, संविधान में भाषा, यह संघ और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण नहीं, ये तो मैंने, कौन सा संघ और राज्य शक्तियों के बीच वितरण, कौन सी अनुसूची है? सातवीं अनुसूची, छठी सातवीं नहीं, सातवीं। भाषा कौन सी में? आठवीं। आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित एसटी का कौन सा बताया था मैंने? छठी। छवी। और ये कौन सी हो गई? चौथी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों से, ये क्वेश्चन बार बार तुम्हें लग रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है हर बार, क्योंकि जो जो क्वेश्चन जैसे पूछे गए सेम वैसे क्वेश्चन है। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बताइए, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन किसमें है? तीसरी, पांचवी, सातवीं, नौवीं। देखो तीसरी तो है ही नहीं, शपथ और प्रतिज्ञान, ये अलग कट गया। सातवीं केंद्र शक्ति का विभाजन हो गया। नौवीं भूमि सुधार से हो गया, तो बचा कौन सा? पांचवी अनुसूची। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पांचवी अनुसूची। ठीक है, क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो आप बताइए। देखिए पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 8 थी। तो अब देख लो कि कौन सी नई जोड़ी गई नहीं है। देखो 9वीं ये भी बाद में जोड़ी गई, 10वीं भी जोड़ी गई, 11वीं भी जोड़ी गई, तो कौन सी नहीं जोड़ी गई होगी? 8वीं। ठीक है, क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ आ रहा होगा। देखिए अब यहां से कॉन्स्टिट्यूशन के आ जाते हैं कुछ। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान, ये डल नहीं है, ये दल है, इसको करेक्ट कर लेना। दल बदल विरोध से संबंध रखता है, तो कौन सा? 10वीं अनुसूची। मैं पहले भी करा चुका हूं, अभी राइट आंसर इसको कराना। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन को आप देखो, यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछ ले मूल संविधान में कुल कितने, या अंतिम रूप से पारित कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां और कितने भाग हैं, या वर्तमान में पूछ ले, पूछ सकता है। तो क्या है जो हमारा अंतिम रूप से संविधान में संशोधन हुआ, सॉरी पारित हुआ ना, तो उसमें कुल कितने थे? देखिए एक तो 8 तो अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी, 22 भाग थे, ठीक है, और कितना? 395 आर्टिकल थे, आर्टिकल्स थे। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल, यानी 8 अनुसूची, बाकी कोई भी नहीं। 398 भी नहीं, 390 भी नहीं, 378 भी नहीं। कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, ये 395 एक जैसा दे देगा, यहाँ पर कुछ चेंज कर देगा, तो आप करना नहीं उसको सही, आप देख लेना जहां पर भी 8 अनुसूची हो। चलिए, वर्तमान में भारत संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन ही गलत है, संविधान में धारा नहीं होती। धारा किसकी काउंट की जाती है? धारा की जाती है हमेशा कभी भी, ध्यान कर लेना, आईपीसी, सीआरपीसी, यानी जो पनिश करती हैं उनको बोलते हैं हम धारा। संविधान हमारा पनिश नहीं करता, संविधान एक दिशा निर्देश देता है कि इस दिशा निर्देश के अनुसार आप चलेंगे, उसको मेंटेन रखने के लिए एक आईपीसी, सीआरपीसी ये बनी हुई है। हालांकि अभी एक बीएनएस आ गया, आईपीसी को रिमूव करके उसकी जगह बीएनएस ले दिया जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से, ठीक है। बीएनएस लग गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें धारा नहीं होगी, इसमें क्या होगा? अनुच्छेद पूछेगा, यहाँ पर अनुच्छेद कर लो, ठीक है, धारा नहीं होती। अनुच्छेद 395। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? इंडिया दैट इज भारत किसमें कहा गया है? सबसे पहले तो एक आर्टिकल, अब समझ लो कैसे कैसे। देखो जहां कहीं पर लोग रहेंगे, पहली बात तो एक भूभाग तो चाहिएगा ना हमें स्पेशल, कहीं जब लोग तभी तो रहेंगे, तो एक लैंड होगा, उस लैंड का कोई एरिया होगा, उस एरिया को क्या आर्टिकल 1 में आ गया, ठीक है, यानी भाग 1 में। भाग 2 में क्या, जब वहां पर हमारे पास पर्टिकुलर लैंड है, भाग है, तो उसमें कोई लोग भी तो रहेंगे, उनको किस किस को नागरिकता दी जाएगी? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित हो गया, अब लोग भी आकर के रहने लगे। तीसरा, उनके कुछ राइट भी होंगे, उनको कुछ अधिकार भी तो देंगे हम, तो वो किस में आ जाएगा? मूल अधिकार बोल देते हैं जिन्हें, मैग्ना कार्टा, तो वो आ जाएगा भाग 3 में। अब जमीन भी मिल गई, लोग भी आकर के बस गए, उनके कुछ राइट भी मिल गए, अब कुछ
उनके लिए काम भी तो करेगी, उनमें कोई सरकार भी तो बनाएगी, कोई नेता भी तो होगा जब लोग काफी सारे रहेंगे। तो वो आ जाएगा भाग 4, जिसको बोलते हैं हम डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। लेकिन ध्यान रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य ने लिखा तो उसमें बहुत सारा है कि राज्य ये करेगा, राज्य वो करेगा, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की व्यवस्था करेगा, राज्य 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था करेगा, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि राज्य ने ये नहीं किया तो हम कोर्ट चल रहे हैं। नहीं, मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो भाग 5 है, उसमें केंद्र है। भाग 5A में क्या है, जब हमारे कुछ हमें राज्य ने दे दिया तो उसमें क्या है, हमारी कुछ ड्यूटी भी है, मैं एक एक करके बताऊंगा सभी को। तो इसमें क्या आता है हमारा अनुच्छेद 1। अब आता है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल संघ, एकात्मता के साथ राज्यों का संघ। भारत को कहा गया राज्यों का संघ। ठीक है, ध्यान रखना, भारत भी राज्यों का संघ है और अमेरिका भी राज्यों का संघ है, परंतु अमेरिका एक ऐसा राज्यों का संघ है, वो फेडरल है, भारत यूनियन है। ठीक है, कैसे, ये 13 कॉलोनी थे, अलग अलग 50 राज्य हैं उसमें। ठीक है, वो 50 राज्य हैं, उन्होंने आपस में एक टाई अप किया हुआ है कि हम एक है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने आपस में क्या किया हुआ है, एक बॉन्ड के थ्रू वो बंधे हुए हैं। उनमें से जब चाहेगा कोई भी पार्ट अलग हो सकता है, कोई भी स्टेट अपना, जैसे कैलिफोर्निया है वो अलग होना चाहे कभी भी हो सकता है। ठीक है, वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन जब चाहे अलग हो सकता है। ठीक है, न्यू जर्सी है, वो अलग होना चाहे वो कभी भी अलग हो सकता है। बट ध्यान रखना, भारत का जो एक भी पार्ट है ना, ये जो भारत ऐसा बन गया, आपने इसकी प्रस्तावना में भी पढ़ा होगा, अखंड भारत। अखंड का मतलब टूट नहीं सकता, अलग नहीं हो सकता। अब कल को कोई हैदराबाद या फिर अलग स्टेट आकर के अपना राज्य की डिमांड करने लगे कि हमारा एक अपना स्टेट होगा और हम अपना राज्य बनाएंगे, हम अलग होना चाहते हैं भारत से, अलग नहीं हो सकता इतना सा पार्ट भी। ठीक है, जुड़ सकता है, हाँ जुड़ सकता है, अलग नहीं हो सकता। जोड़ने के लिए तो हमने गोवा ना जोड़ा, सिक्किम ना जोड़ा, वो ऐसे जोड़ा है। ठीक है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, देखिए 1 से 4 तक तो राज्य और उसका संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र। ठीक है, 5 से 11 तक नागरिकता, सिटीजनशिप, ये तो इतने इंपोर्टेंट है, पढ़ लेना, नागरिकता। ठीक है, 12 से 35 क्या है हमारा, 12 से 35 मूल अधिकार। ठीक है, 36 से 51 क्या है हमारा, डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 51A क्या है हमारा, मूल कर्तव्य। फिलहाल इतना ही रखो, बाकी 52 से लेकर के 162 तक क्या है, केंद्र सरकार, केंद्र के कर्मचारी और केंद्र सरकार आगे आते रहेंगे। चलो ठीक है, देख लेना। निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, यानी मूल अधिकार किस किस में, अभी अभी मैंने बताया, तो कौन सा, 12 से 35 द्वारा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार यानी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए जो आरक्षण दिया गया है ना, वो किस आधार पर दिया गया है, सामाजिक तौर पर भी और उसमें समाज के कमजोर वर्ग के लिए। बताओ आरक्षण की व्यवस्था किसके, क्योंकि हमारा आर्टिकल 16 है वो ये कहता है समानता का अधिकार, तो आर्टिकल 16 कौन सा है हमारा, ये इसके द्वारा दिया गया। 17 में क्या है हमारा, अनटचबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, 18 है ही नहीं, उपाधियों का अंत। ठीक है, ध्यान कर लेना, याद कर लेना। चलिए, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, ये क्वेश्चन आ गया। 18 अनटचबिलिटी, नहीं नहीं सॉरी 17 17 17 17 अस्पृश्यता। ठीक है, 18 उपाधियों का अंत, का अंत। ठीक है, 19 क्या है रवि, स्वतंत्रता। 20 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है,
और सारे आर्टिकल है, मैं आर्टिकल कराऊंगा तब उसमें बता दूंगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? कोई राष्ट्रपति भारत का एक से अलग दोबारा, तीसरी बार, 4 बार, 5 बार राष्ट्रपति बन सकता है, निर्वाचन के लिए एप्लीकेबल है। वो कौन सा आर्टिकल है? हालांकि ये केस अमेरिका के उसमें नहीं है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? 2 बार। कितने कितने साल का के लिए? 4 साल के लिए बनता है वहां पे। हमारे यहाँ पर 5 साल के लिए बनता है। अभी ट्रंप महोदय चुने गए ना दोबारा, लेकिन इसके बाद नहीं बनेंगे। लेकिन बराक ओबामा भी 2 बार रहे थे, लेकिन वो 2 बार लगातार रहे थे। ट्रंप दोनों बार लगातार नहीं रहे हैं। इनसे पीछे एक और थे, जो बाइडेन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन का वो करता है? तो कौन सा? 57। ठीक है, याद कर लेना। 63 तक, 52 से लेकर 63 तक राष्ट्रपति ही है। कहीं उसका वेतन है, कहीं उसके, सॉरी वेतन नहीं, कहीं उसकी क्या कार्य, राष्ट्रपति के कार्य है, तो उसके सलाह के लिए कौन होगा, उसकी योग्यताएं, उसका पद, ये है अलग अलग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है? भाषण का मतलब है बोलना। अब बोलना भी युक्ति युक्त है, ऐसा नहीं कि किसी को गाली देकर के बोलने लगोगे आप। कि हमें तो भाषण बोलने की आजादी है, तो किसी को भी अधिकारी को जाकर के आप बोल दोगे, हाँ भाई तू कैसे कर रहा, तू मेरा काम क्यों? अरे बोलना एक सभ्य तरीके से बोलना, अपनी बात को रखना, और कहाँ बोलना ये भी है। ये हालांकि ये जब इमरजेंसी का लगती है ना, उस टाइम पर ये मूल अधिकार सारे खत्म हो जाते हैं, केवल 2 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़ करके, जो जीने का अधिकार है, ठीक है ना, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है जैसे हमें शोक प्रकट करना है, गुस्सा प्रकट करना है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हुआ, उसमें क्या किया गया था? श्रद्धांजलि दे रहे थे भारतीय खिलाड़ी, उन्होंने क्या किया? अपनी टी शर्ट पर ब्लैक टेप बांध करके किया था। एक कोई क्रिकेटर थे, यानी रणजी वगैरह खेलने वाले कोई क्रिकेटर थे, वो देहांत हो गया उनका, तो उनको शोक संवेदना प्रकट करने के लिए क्या किया गया? एक बेल्ट बांध करके किया गया। ठीक है, आप कभी देखते होंगे, हाँ, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। 10 दिसंबर क्या है? मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार दिवस है ना। 1 दिसंबर के आसपास की बात है, 1 दिसंबर को शायद है एड्स दिवस या कोई सा। उस पर क्या करते हैं कि पिंक जर्सी पहन करके, कोई भी मैच होता है ना, तो पिंक जर्सी पहन करके करते हैं, टी शर्ट पहन करके मैच होता है। तो ये क्या है? ये हम उसके प्रति संवेदना प्रकट करना, या ये उसको बोलते हैं हम अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति किसी भी तरीका की हो सकती है। मौन रह करके भी अभिव्यक्त कर रहे हैं हम गुस्सा, हम कुछ नहीं बोल रहे, हम सिर मुंडा करके भी कर रहे हैं। कई बार देखा होगा आपने, टी शर्ट उतार करके भी जाते हैं वो अभिव्यक्त करने। कई बार ब्लैक कपड़ा दिखा करके भी हम अपना गुस्सा प्रकट कर लेते हैं। तो अभिव्यक्त करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अभिव्यक्ति से मतलब वही है, भाषण से मतलब बोलने से है। आप देखते होंगे कोई भी कहीं पर जाकर के बोलने लग जाता है, भाषण देने लग जाते हैं चुनावों से पहले। हालांकि आचार संहिता लगी होती है, चुनावों से पहले वो होते हैं। आप कहीं पर भी सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता। लेकिन उसकी अब कहीं कहीं पर परमिशन लेनी पड़ती है, कुछ उसके रूल्स हैं, वो आप फुलफिल करेंगे, दंगा फसाद ना हो, हथियार ना हो, ये ना हो, वो सारी चीजें हैं। तो कौन से में आता है? वो आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 में क्या आया है हमारा? 19A में प्रेस की स्वतंत्रता। ए हमारा क्या कहता है? प्रेस की स्वतंत्रता। ये जो हमारी प्रेस चल रही है ना, प्रेस वो वाली प्रेस नहीं, कपड़े वाली, ठीक है, मीडिया, मीडिया की स्वतंत्रता कहां पर? इसमें। और ये बहुत अच्छा, लोकतंत्र का एक स्तंभ भी माना जाता है। अगर मीडिया ना हो तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है आज के टाइम में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, देखो ये आ गया प्रेस की स्वतंत्रता, किसमें है? अनुच्छेद 19(1), ये आ गया। 21A में क्या है बताएगा कोई? 21A में, 21A बहुत वाइड है, इसका तो विश्लेषण केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय, माननीय हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट लिखे देता हूं मैं, SC, सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट में समझ जाना। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट ही करता है। निजता का अधिकार इसी में आता है हमारा, राइट टू प्राइवेसी, अकेले सोने का अधिकार, रूम में आप सो रहे हो, कोई आपके रूम को नॉक नहीं कर सकता, मम्मी भी नहीं कर सकती, है ना। क्यों रवि? पर यहाँ तो मम्मी झाड़ू से ही, है ना, दे झाड़ू, दे झाड़ू। कोई अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का एवोल्यूशन करता है ना, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, चले जाओ। मम्मी अगर झाड़ू लेकर के या बहन लात से मार करके कर रही है ना फिट आपको, ए खड़ा हो जा, कि तूने मेरे फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन किया है, आर्टिकल 21A, मुझे सोने नहीं दे रही, नींद लेने का अधिकार, ठीक है। इसी नींद लेने के अधिकार के आधार पर ही क्या किया गया कि आपने देखा होगा डीजे, हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि शादी ब्याह में क्या होता है, डीजे बजते हैं। तो रात को 11 बजे के बाद में डीजे नहीं बजेगा, या रात को 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, लिखा रहता है वहां पर। तो वो किसका है? वो इसी का तो है। आप देखते होंगे मंदिर लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं, या मस्जिद वगैरह में, वो इसी को लेकर के तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी
मंदिर या मस्जिद, वो इतने डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि में कोई भी नहीं चलाएगा। और वो कब तक, उसका भी एक पर्टिकुलर टाइम है कि सुबह 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद, और शाम को इतने से। उसमें क्या आता है, निश्चिंत नींद लेने का अधिकार, वो आर्टिकल 21A में आता है हमारा। ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपको वहां पर राइट टू प्राइवेसी काम नहीं करती। घर में प्राइवेसी है, आपके पर्सनल रूम में प्राइवेसी है, आप ऑफिस में बैठे हैं तो आपके वहां पर राइट टू प्राइवेसी काम नहीं करती। ठीक है, तो वो इसी में है, बहुत बड़ा है ये, बहुत वाइड है। अनुच्छेद 21A। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29। देखिए 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसी को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा। किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, अनुच्छेद 32 को। 29 क्या है, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी में है। अब माइनॉरिटी में कौन कौन हो सकते हैं, मैं पानी पी, जरा खांसी भी हो रही है। माइनॉरिटी में कौन कौन हो सकते हैं रवि? आदिवासी नहीं, मुस्लिम्स भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, वो माइनॉरिटी में आते हैं। ठीक है, तो उनको 29 में रखा गया है। चलिए, मैंने बाकी तो बता ही दिए, 14 क्या है, 19 क्या है। बिना टाइम लेते, वीडियो ज्यादा बड़ी तो नहीं हो जाएगी, देखना वीडियो का देखना पड़ेगा कितना है। चलो कोई नहीं, चलने दो, अभी 2-4 क्वेश्चन और है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, उनकी रक्षा कौन करता है? हमारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। किस? आर्टिकल 32। देखिए, इसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय गारंटर है हमारे फंडामेंटल राइट का। गारंटर किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशन कर रहा है ना, तो उनके लिए, यानी आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच के जितने भी आर्टिकल हैं, और उनमें कोई भी एवोल्यूशन कर रहा है आपका, तो आप सीधे कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 को पकड़कर। और अगर हाई कोर्ट जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, तो आप आर्टिकल 226 को पकड़ो और सीधे हाई कोर्ट चले जाओ अपने फंडामेंटल राइट के लिए। ठीक है, वो 5 टाइप के रिट जारी करता है, हालांकि वो आगे का टॉपिक है, मैं उसमें बताऊंगा। तो आपके पास में जो भी पड़ता है, अगर हाई कोर्ट पास में पड़ता है तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट पास पड़ता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ठीक है, इसी को गारंटर कहा जाता है। अगर, और इसको संविधान की आत्मा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा है, भाई मान लो हमने आपको फंडामेंटल राइट तो दे दिए, अब उनका पालन भी तो कराए कोई, उनका कोई गारंटर भी तो हो। तो गारंटर कौन सा? आर्टिकल 32। अब 32 होगा नहीं होगा तो कौन है? कोई संविधान अब दे दो। मान लो मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दे दिए और मैंने कह दिया कि इन 5,000 रुपए को यूज नहीं करना, दे रखे हैं मैंने तुम्हें। अब उनका जब यूज ही नहीं होगा तो 5,000 रुपए किस काम के वो तुम्हारे? तो बेकार है। इसलिए यही चीजें समझ जाना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? DPSP। मैंने अभी पहले भी बताया था। किसमें है? देखिए, 33 से 46 नहीं, जब 35 तक तो फंडामेंटल राइट है। 34 नहीं, ये भी यहां पर क्रॉस हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। ठीक है, 36 से 51 या 37 से 52? नहीं, 36 से 51। ठीक है, ये राइट आंसर है। ठीक है, 36 से 51 क्या है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है रवि, सुनना। हम फंडामेंटल राइट की जो प्रकृति है ना, वो नेगेटिव है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, फलाना। उनकी प्रकृति कैसी है? नेगेटिव। और जहां DPSP की बात आती है, उनकी प्रकृति कैसी है? पॉजिटिव। कैसे? कि राज्य ये करेगा, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये करेगा, महिला और पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करेगा, या 14 वर्ष के बच्चे के लिए शिक्षा अनिवार्य करेगा। ठीक है, तो बीप बंदी, शराब बंदी, ये सब जो है कि शराब बंद कराएगा, बीप बंद कराएगा उन क्षेत्रों में, तो वो सारी व्यवस्था क्या है कि कराएगा। तो उनकी प्रकृति पॉजिटिव है। और फंडामेंटल राइट की प्रकृति कैसी है? वो नेगेटिव है, कि राज्य ये नहीं करेगा। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता को नहीं बाधित करेगा, रोकेगा, या नींद लेने का, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य, कि हमारा एक कल्याणकारी राज्य होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो राज्य की बात आई और कल्याणकारी की बात आ जाए।
देखिए हमारा टोटल संविधान 3 लोगों पर चलता है, कौन कौन सा? सरकार, राज्य और लोग। ये 3 होंगे तो संविधान, सारे पूरे संविधान में यही 3 बात की गई है, राज्य, सरकार और लोग, इन तीनों के बारे में ही बात की गई है। अब यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो डीपीएसपी की बात आई। अब डीपीएसपी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है हमारा? ये तो हट ही जाता है, ये भी हट जाता है हालांकि 51 है, 51 ए हट जाता है, ये नहीं है। तो आर्टिकल कितना? 39। इसमें क्या है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 39 और इसी का एक पार्ट है क्या? महिलाओं के लिए वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ऐसा तो नहीं है कि महिला कहीं कोई, लेकिन अभी आप जाकर के देखोगे गांव में पुरुष के लिए वेतन ज्यादा मिलता है और महिला के लिए वेतन कम मिलता है। कोई भी दिहाड़ी मजदूर होती है ना, तो अभी भी डिस्क्रिमिनेशन तो है। जो खेतों में काम करती हैं या अलग काम करती हैं तो उनको साथ में डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी। अब ऐसा नहीं है कि वो वहां पर अपना फंडामेंटल राइट लेकर के चले जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो डीपीएसपी का विषय आ गया, ठीक है, जबकि गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत का गठन कहाँ किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद कहता है? 51 कहता है क्या? 32 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। 32 तो देगा ही नहीं, 32 तो वैसे ही क्रॉस हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40 देता है, ठीक है ना, ध्यान करना। कितने और हैं स्लाइड्स? भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? 51 है कहीं? इसको टिक कर देना, 51 आंख बंद करके। और ये बाद में जोड़ा गया था, केवा संविधान संशोधन 73वां 76वां? ये कमेंट में बताना किस संविधान संशोधन द्वारा हमारा मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 51 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह किसमें बात कही गई है? बताइए, 51, 52, 53, 54 किसमें कही गई है ये बात? बताएगा कोई? अनुच्छेद 53, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? किसके अंतर्गत? अरे अभियोग 61, 63 तक तो राष्ट्रपति खत्म है, ठीक है। 61 संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहां होगा? 63 में होगा, ठीक है ना 61 62 तक तो वही खत्म है, ठीक है। 76 में कौन आ जाएगा? प्रधानमंत्री, उसकी सलाह के लिए प्रधानमंत्री वगैरह होंगे किसके? राष्ट्रपति के लिए। चलिए, तो हमारा यहीं पर टॉपिक क्लियर होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं वो सभी आपको अच्छे लगे होंगे। एक बार और इस वीडियो को देख लेना, सारे एक से एक आर्टिकल्स आपके छप जाएंगे दिमाग में, और आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन 100% इसी वीडियो में से आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहना, अंत तक देखना, 2 बार जरूर देखना। धन्यवाद, आप सबने वीडियो को देखा, इतना प्यार दिया।